मॉर्निंग में देवव्रत और आज बेटा हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का अपना 25वां लेक्चर पढ़ाने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, शॉर्ट में जिसे कहते हैं VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे कहते हैं VBT। ये होगा हमारा आज का टॉपिक। ठीक है बेटा, देखते हो क्या होता है। देखिए VBT क्या है। दो वैज्ञानिक थे, एक थे पॉलिंग, दूसरे थे स्लेटर। पॉलिंग तथा स्लेटर ने बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, क्या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, की शेप क्या होती है, या शेप को कहते हैं हम स्ट्रक्चर, और दोनों मिला के कह सकते हैं हम ज्योमेट्री। ज्योमेट्री मतलब विद लोन पे, और स्ट्रक्चर या शेप होता है विदाउट लोन पे। ठीक है, तो पॉलिंग और स्लेटर ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग नेचर और उसकी शेप या स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी दी, जिसे हम बीबीटी कहते हैं। ठीक है, लिख भी सकते हो, पॉलिंग एंड स्लेटर, Pauling and Slater proposed a theory to explain the bonding nature and structure of coordination compounds. Pauling and Slater proposed a theory to explain the bonding nature and structure of coordination compound, which is called valence bond theory या BVT। ठीक है, BVT देखो, it is also known as Pauling theory। पॉलिंग का सिद्धांत भी कहते हैं इसे पॉलिंग्स थ्योरी। हो गया, इसे पॉलिंग थ्योरी भी कहते हैं बेटा। ठीक है, तो ये था। अब बेटा जो पॉलिंग और स्लेटर थे, उन्होंने क्या बताया। पॉलिंग और स्लेटर ने एक बात साफ कर दी बेटा, एक बात क्लियर कट कहा। क्या कहा, ये बात क्लियर कट कही कि जी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो क्या इंटरेक्शन है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो एसिड और बेस के बीच इंटरेक्शन है। यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी complex formation is the interaction between acid and base, where या in which metal behaves as an acid and ligands behave as base। समझे बेटा, नहीं समझे। जो पॉलिंग तथा स्लेटर थे उन्होंने एक बात क्लियर कट कही। क्या कही उन्होंने? ये कही
कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हैं उनमें मेटल जो होती है वो अम्ल की तरह व्यवहार करती है और जो लिगेंड होते हैं वो क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। ठीक ठीक है, हमने ये लिख दिया है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज द इंटरेक्शन, अंतरक्रिया है बिटवीन किस किस के मध्य, एसिड और बेस के मध्य, इन विच मेटल बिहेव्स एज एन एसिड एंड लिगेंड बिहेव एज बेस। अर्थात कैसे कहा इन्होंने ये बात, क्योंकि लुईस भाई साहब ने हमें बताया था, लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहलाता था एसिड बेस का, लुईस कॉन्सेप्ट कहते थे एन एसिड इज एन सब्सटेंस, यानी कि एक अम्ल वह सब्सटेंस होता है, वह पदार्थ होता है जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। एसिड लोन पेयर एक्सेप्टर और बेस लोन पेयर डोनर। तो लिगेंड क्या कर रहे हैं बेटा, लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो डोनर तो बेस होना चाहिए, और मेटल क्या कर रही है, लिगेंड द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर रही है, तो मेटल क्या होनी चाहिए, एसिड होनी चाहिए। तो लुईस कॉन्सेप्ट के अनुसार इसमें क्या हो गया, ये लुईस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे थे, इसलिए किसने, पॉलिंग और स्लेटर ने ये बात बता दी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फॉर्मेशन कुछ नहीं है, सिंपल एसिड और बेस रिएक्शन है। क्या है, एसिड बेस रिएक्शन है, जिसमें एसिड जो होता है वो मेटल होती है और बेस जो होती है लिगेंड होती है। ठीक है, ये ठीक है बेटा। अब लिखिए द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन बिलो। इन्होंने बेटा ये और कुछ बातें भी बताई जिन्हें हमने पोस्टुलेट्स कहा। लिखो द पोस्टुलेट्स ऑफ दिस थ्योरी आर गिवन बिलो। इस थ्योरी के जो पोस्टुलेट्स है, काल्पनिक बिंदु, काल्पनिक बातें वो निम्न है। पहली बात क्या है, पहला पोस्टुलेट्स है, पहला ईच कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं बेटा जी हम, या कोऑर्डिनेट कंपाउंड कह सकते हैं हम। ठीक है, तो ईच कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड has a central atom या ion which is generally a metal, वो भी कौन सी, ट्रांजिशन मेटल। पहला पोस्टुलेट था बेटा ये, हिंदी में समझ लो कि प्रत्येक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है या प्रत्येक कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है, उसमें एक केंद्रीय परमाणु या आयन होता है। केंद्रीय परमाणु जरूर होता है या आयन जरूर होता है। अब वो केंद्रीय परमाणु और आयन क्या हो सकता है, वो मुख्य रूप से या सामान्यता मेटल ही होगा। क्या होगा, मेटल ही होगा। ठीक है, जो जनरली मेटल होता है। दूसरी बात, अब ये जो मेटल है बेटा, ये जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम या आयन होगा, एटम भी हो सकता है आयन भी हो सकता है। ये जो होता है सेंट्रल मेटल हैज ए नंबर ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल्स। यहां पे नंबर ऑफ लिख दिया मैंने। जो केंद्रीय परमाणु होता है या केंद्रीय आयन होता है, उसके पास बहुत सारे खाली डी ऑर्बिटल होते हैं, बहुत सारे खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। समझे में आया, खाली डी ऑर्बिटल होते हैं। अब तीसरी बात, ये खाली डी ऑर्बिटल डिफरेंट टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेकर क्या बनाती है, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाती है। These hybrid orbitals these hybrid orbitals participate in various type of hybridization, ये जो खाली डी ऑर्बिटल है विभिन्न प्रकार के संकरणों में भाग लेकर, ठीक है, ये हो गया।
फॉर्म क्या बनाते हैं? फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड बेटा आप क्या बन गए? आपके पास शंकर कक्षक बन गए, ऐसे कक्षक जिनकी शेप और क्या एनर्जी समान हो, वही तो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। ठीक, चौथी बात में आप देखो, ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो लिगैंड के ऑर्बिटल्स के साथ क्या करते हैं? ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, ओवरलैपिंग करते हैं। these hybrid orbitals overlap with ligands orbital। लिगेंड के भी तो लोन पे इलेक्ट्रॉन होंगे किसी ऑर्बिटल में, विद लिगेंड्स ऑर्बिटल्स। समझ में आया? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगेंड के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करते हैं। ठीक है, एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं या कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है बेटा, चार बातें आपकी हो गई। आगे लिख दो, चलो पांचवी बात। अब इन हाइब्रिड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं? इन दीज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स आर filled generally by Hund's rule। ठीक है बेटा, हुंड के नियम के अनुसार भरे जाते हैं, लेकिन ये सदा सत्य बात नहीं है। बट कहीं कहीं हुंड का नियम डिसओबे हो जाता है, डिसफॉलो हो जाता है, या फॉलो नहीं करते हैं। क्यों? वो करते हैं अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो तब। बट some complexes don't follow Hund's rule। ब्रैकेट में लिखो, ये फॉलो कहां ना होता है। कुछ कॉम्प्लेक्स हुंड का नियम फॉलो नहीं करते हैं जब लिगेंड क्या हो, when ligand is strong, when ligand is वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तब ये फॉलो नहीं होगा। खत्म। पांचवी बात, छठी बात फिर यही लिखें बेटा, क्योंकि जगह फिर कम पड़ गई, ताकि एक बार फिर रिवाइज कर लें। पांचों या छह जितने भी पोस्टुलेट लिखे जाए, इसलिए हम मिटाना नहीं चाह रहे, बाकी मिटा भी सकते हैं। ठीक है, छठी बात क्या है बेटा? छठी बात यह है, बीबीटी की हेल्प से हम मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बता सकते हैं। By the help of VBT we can explain, हम समझा भी सकते हैं, we can explain magnetic characters of coordination compound। को सी से मतलब कोऑर्डिनेशन, ओ से ऑर्डिनेशन, सी से को, ओ से ऑर्डिनेशन, या पूरा लिख लो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सेस लिख लो। खत्म, एक बात में खत्म। बाय द हेल्प ऑफ बीबीटी वी कैन एक्सप्लेन मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस का मैग्नेटिक कैरेक्टर भी बता सकते हैं। लास्ट और अहम बात, बीबीटी की हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जितने भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड है उनकी स्ट्रक्चर या उनकी शेप सीखेंगे। हमारे सिलेबस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बाकी ये कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 इनके भी बता सकती है। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले उपसय संयोजन संख्या 4 और उपसय संयोजन संख्या 6 वाले उपसय संयोजी यौगिकों की संरचना ही है हमारे सिलेबस में, यही बताया गया, तो यही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अगला पोस्टुलेट लिखेंगे 7वां, मिटाना पड़ा बेटा। 7वां पोस्टुलेट है we can explain
द स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कॉम्प्लेक्सेस बाय वीबीटी। सिलेबस में हमारे ये है वीबीटी के हेल्प से हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्ट्रक्चर या शेप देखेंगे। ठीक है, 3 वाली नहीं देखनी है, 5 वाली नहीं देखनी है, 7 वाली नहीं, 8 वाली, केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाली। तो जरा आप देखते हैं, सभी पोस्टुलेट पैरा पोस्टुलेट है। प्रत्येक कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल होता है जो आयन हो सकता है या एटम हो सकता है। ठीक है, या कह सकते हैं जो सदैव क्या होगा, धातु होगा जनरली। अब ये मेटल जो होते हैं इसके पास बहुत सारे वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक, ये अगले बात बताइए, ये वैकेंट डी ऑर्बिटल बहुत सारे संकरण में भाग लेकर क्या बनाते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी कि संकरण बनाते हैं। फिर अगली बात बताइए, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगैंड के ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करके क्या बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर लेते हैं, कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, अगली बात हमने बताई, बाय द हेल्प ऑफ बीबीटी हम मैग्नेटिक कैरेक्टर बता सकते हैं। मैग्नेटिक कैरेक्टर कैसे बताएंगे, यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल में, ये बात नोट करके लिख लेना यहाँ पे अगर लिखना चाहे तो, यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो डायमैग्नेटिक होगा वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और यदि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा तो वो कोऑर्डिनेट कंपाउंड क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगली बात, बीबीटी की हेल्प से हम केवल क्या बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर ही देखेंगे। यहाँ पे बता सकते हैं 3 का भी और 5 का भी। ठीक है, ये थी आपकी बीबीटी। अब देखिए, आप एक ग्राफ बना लेते हैं, यही स्ट्रक्चर हमको देखने होंगे। एप्लीकेशन पार्ट चल रहा है ये अब बीबीटी का, ये जो पढ़ाएंगे आप हम। देखो जरा, ये है वीबीटी। इसके द्वारा हम क्या बता सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर या शेप। दूसरे क्या देखना है हमें, हमारे सिलेबस में क्या है, दूसरा है CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जटिल योगी यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है, ये दिखना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो क्या होते हैं, 2 प्रकार के संकरण वाले होते हैं। एक तो DsP2 संकरण हो सकता है, हाइब्रिडाइजेशन, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, शुरू से आप देखते आए हो, sp3। यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4। यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, 4, और यहां पे भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है बेटा, 4। एक S 3p 4 हो गए, एक D एक S 2 हो गए, और 2p 4 हो गए। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में 2 होते हैं, एक तो होता है DsP2 संकरण हाइब्रिडाइजेशन के कारण, दूसरे होते हैं sp3d2, देखो जरा, हाइब्रिडाइजेशन के कारण। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में 6 है, कोऑर्डिनेशन दोनों में 6 है, एक D का 2 है, एक D का एक S का, सॉरी DsP2, sp3d2, D2sp3 है, सॉरी D2sp3 है ना, 6 बनाने। तो देखो जरा, D2sp3 संकरण है, 2 D के एक S का 3 और 3 P के 6 हो गए, यहाँ पे भी एक S का 3 P के 2 D के 6 हो गए। ठीक है, फर्क है, लेकिन फर्क क्या, आप देखो जरा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले
जिनमें संकरण DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, जिनमें संकरण DsP2 होता है वो होते हैं स्क्वायर प्लेनर। क्या होते हैं? स्क्वायर प्लेनर। इनकी स्ट्रक्चर होती है स्क्वायर प्लेनर। इनकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? इनकी संरचना सदैव सबकी स्क्वायर प्लेनर होगी इनकी स्ट्रक्चर। और जिनमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और जिनमें भी संकरण sp3 है, sp3 संकरण है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, उनकी शेप क्या होगी? उनकी शेप होगी बेटा टेट्राहेड्रल। क्या होगी? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ये स्ट्रक्चर होगी या शेप होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें देखो, इसमें डी अंदर वाला है, इधर एस के बाद में पी आता है, तो ये तो सही है। यहां उल्टा हो गया, पी के बाद में डी आता तो ये आउटर होता, लेकिन इसमें डी अंदर है एस और पी से, इसलिए इसे कहेंगे हम इनर कॉम्प्लेक्सेस। इन कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं इनर कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं। और इनर कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहलाते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहलाते हैं। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहलाते हैं। वो बताएंगे लो स्पिन क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पिन कम हो जाएंगे, घट जाएंगे, ये पेयरिंग करना ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है। अब टेट्राहेड्रल की बात कर ले। टेट्राहेड्रल क्या होता है? इसमें तो डी ऑर्बिटल है ही नहीं, तो ये तो सिंपल है, लेकिन यहाँ पे ये नाम आ जाएगा लो स्पिन, तो इसे क्या कहेंगे? ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। हाई स्पिन, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल लेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल। अब यहाँ आ जाए, ये ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बीबीटी से सिर्फ हम यही सीखेंगे, इतना ही करेंगे बस बीबीटी में। ये 6 नंबर है बेटा, लिख लो 2021 6 नंबर। 6 नंबर घूम रहे हैं बोर्ड पे, यही आने वाला है। ठीक है। अब देखिए आप, DsP2 संकरण, इसमें भी क्या है? इसमें डी अंदर वाला, इधर डी बाहर वाला, तो इनर डी ऑर्बिटल। ये क्या हो गया? इनर। यहां भी ये इनर कॉम्प्लेक्सेस कहलाएगा। इनर कॉम्प्लेक्स, ये इनर कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं। और इनर कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? सदैव लो स्पिन। ठीक है। लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी कहते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और ये होता है, इसमें डी देखो बाहर की साइड है, तो ये कहेंगे आउटर ऑर्बिटल, आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस ये कह दो, चलो आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, आउटर डी ऑर्बिटल जिनमें होता है वो बनाते हैं सदैव हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। क्या होते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। अच्छा, ये जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा तो शेप जो होगी, स्ट्रक्चर जो होगी दोनों की, चाहे वो ये हो चाहे वो ये हो, दोनों में ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी। कैसी? ऑक्टाहेड्रल। तो चाहे संकरण ये वाला हो चाहे ये, स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगी। लेकिन इसमें स्ट्रक्चर भी बदल जाएगा इसकी, जब ये संकरण होगा तो स्क्वायर प्लेनर, और ये संकरण होगा तो टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पे संकरण चाहे ये हो चाहे ये, शेप नहीं बदलेगी, ऑक्टाहेड्रल ही रहेगी। ठीक है। लेकिन अंतर लिखवा रहा हूं मैं, सही है बेटा। अब मैं ये कह रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिगेंड कब ये वाला संकरण शो करेंगे और कब ये वाला। तो बेटा ये जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे, जब लिगेंड क्या होंगे? जब लिगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे बेटा, तब ये वाला संकरण इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी कि D2sp3 संकरण करेंगे। और जब लिगेंड वीक होंगे, यानी कि वीक लिगेंड, कैसे लिगेंड? वीक लिगेंड। जब लिगेंड वीक होंगे तो ये संकरण में जाना पसंद करेंगे। ठीक है। यही ये डाले भी, ये जब स्ट्रॉन्ग होंगे तब, और ये वीक होंगे तब। यहां स्ट्रॉन्ग लिगेंड और यहां वीक लिगेंड। सही है। अब बेटा जी हमें इनके अंतर्गत कौन से स्ट्रक्चर देखने हैं ये देख लेते हैं एग्जांपल में, और इनके अंतर्गत कौन से स्ट्रक्चर पढ़ने ये देख लेते हैं, और इसके अंतर्गत कौन से स्ट्रक्चर पढ़ने हैं वो देख लेते हैं, और इसके अंतर्गत। ठीक है बेटा। एग्जांपल लिखो मेरे साथ जरा। अब देखिए आप, स्क्वायर प्लेनर में आपको केवल 5 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं बेटा। जितने मैं यहां एग्जांपल लिखवाऊंगा, यदि उनमें से
सब वही एग्जाम्पल आएंगे। एग्जाम में केवल मैंने एक भी एग्जाम्पल छोड़ा ही नहीं है, सब इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर देखनी है बस, केवल आंखें मिल के देख लो आप। पहला है NiCN का होल 4 -2। दूसरा है CuNH3 का होल 4 +2। तीसरा है बेटा CuCN का होल 4, कोऑर्डिनेट नंबर 4 ही रहेगा, ये ध्यान रखना, -2। चौथा है बेटा PtNH3 का होल 4, PtNH3 का होल 4, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर +2 चार्ज। लास्ट है बेटा PdCl का होल 4 -2। ये है, ये 5 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं हमें स्क्वायर प्लेनर में। ठीक है, टेट्राहेड्रल में कितने पढ़ने हैं? टेट्राहेड्रल में 7 पढ़ने हैं बेटा। और मर गए, देखो जरा Ni है, मानना नहीं है बेटा, NiNH3 का होल 4, NiNH3 का होल 4। दूसरा पढ़ना है NiCO का होल 4, NiCO का होल 4। तीसरा है बेटा ZnNH3 का होल 4, ZnNH3 का होल 4। नेक्स्ट पढ़ना है NiCl का 4 -2, और Zn वाले पे +2 है। ठीक है, वो दोनों बिना चार्ज के न्यूट्रल है। अगला है MnCl4 -2। फिर है CuCl4, इससे अगला है CuCl का 4 -3। और नेक्स्ट और लास्ट बट नॉट लीस्ट कौन सा है? FeCl4। यहां पे लिख दूं बेटा 1 2 3 4 5 6 7वां का लिख दूं, यहाँ पे लिख दूं बेटा क्योंकि जगह नहीं है। 7वां यहाँ लिख दूं, क्या है? FeCl का होल 4 माइनस। ठीक है, ये FeCl का होल 4 माइनस का एक चार्ज है कोऑर्डिनेशन स्पेयर के ऊपर। ये हो गए बेटा इसके। अब हम देख लेते हैं ऑक्टाहेड्रल में क्या कौन कौन से पढ़ने हैं ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल में तो एक तो आउटर डी वाले और एक इनर डी वाले। तो इनर डी ऑर्बिटल में हमको 4 पढ़ने हैं। इसमें पढ़ना है CO कोबाल्ट, CONH3 का होल 6, NH3 का होल 6 +3 चार्ज होना चाहिए, हाँ +3 चार्ज। इसमें दूसरा पढ़ना है FeCN का होल 6 -3 होना चाहिए, -3। ठीक है, तीसरा पढ़ना है बेटा COCN का होल 6 -3 चार्ज। चौथा पढ़ना है बेटा COCN का होल 6, COCN का होल 6, तुम सोचोगे सेम है, COCN का होल 6 -2, सॉरी -2। ये पढ़ना है। अब इसमें देखो, इसमें 3 पढ़ने हैं अपन को। पहला पढ़ना है Fe, दिख रहा है? पहला पढ़ना है बेटा FeH2O का होल 6। सब एग्जाम्पल इंक्लूड कर लिए बेटा, अलग से कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बीबीटी FeH2O का होल 6 +2। ठीक है, बीएससी सेकेंड ईयर के लिए, वैसे नहीं, बीएससी सेकेंड ईयर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है FeH2O का होल 6, FeH2O का होल 6 -2। तीसरा है
COF6, COF6 बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। COF6 माइनस का चार्जेस के ऊपर -3, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट Fe H2O का और 6, Fe H2O का और 6 +3 चार्ज होना चाहिए। हाँ जी हाँ, +3 चार्ज वाला, +2 वाला ये है, +3 वाला ये है, ठीक है। ये पढ़ लें बेटा, ये तीसरा दूसरा जो है ये मिटा दो, 3 ही पढ़ लें, 1 2 3, ठीक है। Fe H2O का और 6 +2, COF6 का और -6 और -3, Fe H2O का और 6 और +3, 3 पढ़ लें इसमें, ठीक है। तो कितने हो गए? 5 12, 5 और 7 12, 12 और 4 16, 12 4 16, 16 और 3 19 पढ़ने। तो बेटा 19 स्ट्रक्चर याद करके जाने होंगे आपको, लेकिन याद करने का मतलब है सीख जाएंगे आप, ठीक है। तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस की स्ट्रक्चर देखेंगे जरा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब बीबीटी काफी लंबा लेक्चर होने वाला है हमारा, कई दिन चलेगा, ठीक है बेटा। तो आप रोजाना अपनी तैयारी करते चलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।